अच्छा, जब हम लोग पारंपरिक स्कूली शिक्षा के बारे में सोचते हैं, हाँ। तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? वही एक क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड। टीचर लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे बस रट रहे हैं और फिर इम्तिहान। ये एक सदी से भी ज्यादा पुराना मॉडल है। बिल्कुल, एक ऐसी फैक्ट्री की तरह जो आज के जमाने के लिए शायद बनी नहीं है। हाँ, पर क्या हो अगर सीखने का ये पूरा तरीका ही मतलब बुनियादी तौर पर गलत हो? क्या हो अगर सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने के बारे में ना हो, बल्कि उसे हमारे दिमाग में प्रोग्राम करने जैसा हो? और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। शिव नारायण के काम पर आधारित कुछ बहुत दिलचस्प स्रोतों की हम गहरी पड़ताल करेंगे। विषय है सिस्टम लर्नोग्राफी। हाँ, और ये सिर्फ कोई नया शैक्षिक सिद्धांत नहीं है। ये सीखने की पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं नए सिरे से डिजाइन करने का एक ब्लूप्रिंट है। ये कहता है कि हमें पढ़ाने की कला को भूलना होगा और सीखने का विज्ञान अपनाना होगा। बिल्कुल। सीखने का विज्ञान, ये सुनने में बहुत बड़ा दावा लगता है। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि ये लर्नोग्राफी आखिर है क्या। ये पारंपरिक टीचिंग को नॉलेज ट्रांसफर यानी ज्ञान हस्तांतरण से कैसे बदलता है। और ब्रेन पेज, सोर्स पेज और जेड पेज। हाँ, जेड पेज, ये जो नए विचार हैं, ये हमारे सीखने के अनुभव को कैसे बदल सकते हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इन शुरुआतों की शुरुआत ही मतलब वो इसी सवाल से होती है कि पारंपरिक क्लासरूम अक्सर ज्ञान देने में नाकाम क्यों हो जाते हैं। और इसका जवाब क्या है? जवाब चौंकाने वाला है। समस्या टीचिंग पर बहुत ज्यादा जोर देना है। हम इस पर तो ध्यान देते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया, पर इस पर नहीं कि छात्र के दिमाग में असल में पहुंचा क्या। यहीं पर शायद सबसे बड़ा बदलाव आता है। स्रोत ये कहते हैं कि सीखना कोई कला या कोई संयोग नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग की समस्या है। इंजीनियरिंग की समस्या, हाँ। जैसे एक पुल बनाया जाता है, वैसे ही ज्ञान को दिमाग में बनाया जा सकता है। तो ये सिस्टम लर्नोग्राफी सीखने को एक इंजीनियरिंग प्रक्रिया के रूप में देखती है। एकदम से नॉलेज ट्रांसफर की इंजीनियरिंग। इसका जो मुख्य लक्ष्य है, मतलब असली मकसद ये है कि स्कूल के सिस्टम को बच्चे के दिमाग के उसके जैविक और कार्यात्मक डिजाइन के साथ जोड़ा जाए। मतलब शिक्षा को दिमाग के काम करने के तरीके से मिलाना। हाँ, ना कि दिमाग को शिक्षा के पुराने तरीके में ढालने की कोशिश करना। नॉलेज ट्रांसफर, ये सुनने में तो किसी कंप्यूटर फाइल को कॉपी पेस्ट करने जैसा लगता है। क्या इसका मतलब वाकई यही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और असल में इसका मतलब कॉपी पेस्ट से कहीं ज्यादा गहरा है। इसका जो मूल आधार है ना, वो ये है कि सीखना सिर्फ याद करना नहीं है। अच्छा, ये ज्ञान का एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अपना रूप बदलना है। और स्रोत इसे 3 बहुत ही दिलचस्प चरणों में समझाते हैं। वो इसे ब्रेन पेज थ्योरी कहते हैं। ओके, तो ये ब्रेन पेज थ्योरी क्या है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे एक आर्किटेक्ट और एक बिल्डिंग। ठीक है। तो पहला चरण है सोर्स पेज। सोर्स पेज ये ज्ञान का मूल स्रोत है, जैसे आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट या हमारी किताबें, नोट्स या कोई डिजिटल फाइल। ये हमारा इनपुट है। समझ गए। तो सोर्स पेज हुआ ज्ञान का नक्शा। हाँ, बिल्कुल। अब आता है दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण, ब्रेन पेज। ब्रेन पेज, ये सीखने वाले के दिमाग में उस सोर्स पेज की उसकी अपनी न्यूरल कॉपी है, पर ये सिर्फ ब्लूप्रिंट की फोटोकॉपी नहीं है। तो फिर क्या है? ये उस ब्लूप्रिंट को देखकर ईंट पत्थर जोड़कर असल में एक ढांचा खड़ा करने की प्रक्रिया है, और ये दोहराव से, अभ्यास से और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से बनता है। ये है ज्ञान की प्रोसेसिंग। मतलब ब्रेन पेज एक मानसिक निर्माण है जो हम खुद करते हैं। और तीसरा है जेड पेज। जेड पेज, ये ज्ञान की अंतिम अभिव्यक्ति है। वो तैयार बिल्डिंग जिसे दुनिया देख सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। अच्छा, ये वो पल है जब ज्ञान को सक्रिय रूप से याद किया जाता है, उसे लागू किया जाता है या दूसरों को सिखाया जाता है। ये हमारा आउटपुट है। तो सोर्स पेज यानी ब्लूप्रिंट, ब्रेन पेज यानी निर्माण प्रक्रिया, और जेड पेज मतलब वो तैयार इमारत। एकदम। ये जो ब्रेन पेज बनाने की प्रक्रिया है, यानी ज्ञान का ढांचा खड़ा करने का काम, ये मुझे सबसे दिलचस्प लग रहा है। क्या ये सिर्फ दिमागी कसरत है या इसमें कुछ और भी शामिल है? बहुत कुछ शामिल है। क्योंकि स्रोतों में मोटर साइंस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो क्या ये लर्निंग बाय डूइंग जैसा ही है या उससे कुछ अलग है? ये लर्निंग बाय डूइंग का ही एक बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और गहरा रूप है। आप कह सकते हैं कि यही इस मॉडल का इंजन है। अच्छा, लर्नोग्राफी मानती है कि गहरा और स्थायी सीखना केवल सुनने या देखने से नहीं होता, बल्कि करने से होता है। लिखना,
चित्र बनाना, किसी मॉडल को हाथ से बनाना, ये सब मोटर गतिविधियां हैं। और ये गतिविधियां हमारे दिमाग पर ऐसा क्या खास असर डालती हैं जो सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं होता? देखिए, जब हम अपने हाथों से कुछ करते हैं ना, तो ये दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ काम पर लगा देता है। ये सिर्फ याददाश्त वाले हिस्से को नहीं जगाता, बल्कि मोटर कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और बेसिल गैंग्लिया, इन सब को भी सक्रिय कर देता है। और ये जो क्रिया आधारित अभ्यास है, ये मस्तिष्क में न्यूरल कनेक्शंस को आप कह सकते हैं सीमेंट की तरह मजबूत करता है। अच्छा। इससे ज्ञान केवल हमारी अल्पकालिक स्मृति, जिसे हम डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, यानी वो बातें जो हम याद करके सुना सकते हैं, हाँ, उसमें नहीं रहता, बल्कि ये प्रक्रियात्मक स्मृति यानी प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना या टाइपिंग करना। बिल्कुल। आपने कभी साइकिल चलाने के बारे में सोचा है? नहीं, आप बस चलाते? सही बात है, वो आपकी मांसपेशियों की याददाश्त का हिस्सा है। लर्नोग्राफी का लक्ष्य यही है कि पढ़ाई को भी एक आदत की तरह हमारे शरीर का हिस्सा बनाया जाए, न कि सिर्फ रटने वाली जानकारी। और स्रोत कहते हैं कि बच्चों में मोटर सर्किट उनके लॉजिक सर्किट से कहीं ज्यादा विकसित होते हैं। हाँ, और इसीलिए उन्हें इसी रास्ते से सिखाना सबसे स्वाभाविक और असरदार तरीका है। अगर सीखना करने से होता है तो एक ऐसा कमरा जहां बच्चे चुपचाप अपनी डेस्क पर बैठकर बस सुन रहे हैं, वो तो पूरी तरह से गलत जगह हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये है कि हमें पूरे क्लासरूम का माहौल ही बदलना होगा। और यहाँ मिनिएचर स्कूल का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार दिया गया है। ये क्या भला है? मिनिएचर स्कूल पारंपरिक क्लासरूम का आप कह सकती हैं कि बिल्कुल उल्टा मॉडल है। उल्टा मॉडल? हाँ, कल्पना कीजिए क्लासरूम की, जो किसी लेक्चर हॉल जैसा नहीं है, बल्कि एक वर्कशॉप या एक नॉलेज फैक्ट्री जैसा दिखता है। ओके। वहाँ कोई टीचर पोडियम के पीछे खड़ा होकर भाषण नहीं दे रहा है। तो फिर टीचर करता क्या है? क्या वो बस बैठकर सबको देखता रहता है? ये तो थोड़ा अजीब लगता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ शिक्षक का रोल पूरी तरह बदल जाता है। वो एक इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो एक टास्क मॉडरेटर बन जाता है। टास्क मॉडरेटर? हाँ, उसका काम ज्ञान देना नहीं है, उसका काम है सीखने का माहौल बनाना और छात्रों को सही दिशा में बस मार्गदर्शन देना। असली जिम्मेदारी तो छात्रों की होती है। छात्रों की जिम्मेदारी? वो कैसे? यहाँ छात्र खुद छोटे शिक्षक या स्मॉल टीचर्स की भूमिका निभाते हैं। अच्छा। वो ग्रुप्स में काम करते हैं, अपने सोर्स पेज से अपना ब्रेन पेज खुद बनाते हैं और फिर एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की गलतियां सुधारते हैं। तो क्लासरूम एक ऐसी जगह बन जाता है जहां कोई निष्क्रिय रूप से सुन नहीं रहा। नहीं, बल्कि सब सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या हर छात्र छोटा शिक्षक बनने के लिए तैयार होता है? कुछ बच्चे तो शर्मीले होते हैं, उनका क्या होगा? क्या वो पीछे नहीं रह जाएंगे? देखिए, ये एक व्यवहारिक चिंता है, पर स्रोत बताते हैं कि ये सिस्टम ही ऐसा है कि बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं। जो बच्चा जल्दी सीख जाता है, वो दूसरों को सिखाकर अपने ज्ञान को और पक्का करता है। और जो शर्मीला है? और जो बच्चा शर्मीला है, उसे बड़े ग्रुप के सामने नहीं बल्कि अपने छोटे से ग्रुप में बोलने का मौका मिलता है, जिससे उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ता है। और टास्क मॉडरेटर का काम यही देखना है कि कोई भी पीछे ना छूटे। और इसी मॉडल में होमवर्क खत्म करने की बात भी कही गई है। ये तो हर छात्र और माता पिता का सपना होगा। बिल्कुल। पर क्या ये असल में संभव है, खासकर भारत जैसे देशों में जहां क्लास में इतने सारे बच्चे होते हैं? देखिए, दावा तो यही है, चूंकि सीखना स्कूल में ही हो रहा है सक्रिय काम के जरिए, तो घर जाकर उसे रटने की जरूरत खत्म हो जाती है। जब आप दिन भर वर्कशॉप में काम करके कुर्सी बना लेते हैं, तो घर जाके आपको ये याद नहीं करना पड़ता कि कुर्सी कैसे बनाते हैं। वो ज्ञान आपके हाथ में और दिमाग में बस चुका है। बात तो सही है। हाँ, इसे बड़ी क्लास में लागू करना एक चुनौती होगी, लेकिन इसका मूल सिद्धांत यही है कि सीखने का काम स्कूल में ही 100% पूरा हो जाए। तो ये मॉडल सिर्फ अकादमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा, ये एक पूरी व्यवस्था को, सोचने के तरीके को बदलने की बात कर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ बच्चों को जानकारी नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें सीखने का तरीका सिखा रहा है। हाँ, और ये ज्ञान के विभिन्न स्तरों को भी पहचानता है, जो इसे और भी ज्यादा समग्र बनाता है। स्रोत सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करते, वो ज्ञान के 5 प्रकार बताते हैं। अच्छा, वो क्या है और लर्नोग्राफी उनमें कैसे फिट होती है? तो पहला है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जो हमें रोजमर्रा के अनुभव और समाज से मिलता है। ये हमारी नींव है। ठीक है। दूसरा, और लर्नोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण, कर्म ज्ञान है, मतलब क्रिया और अभ्यास से मिला कौशल, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। यानी करके सीखना। बिल्कुल।
लर्नोग्राफी इसी कर्म ज्ञान को शिक्षा का आधार बनाती है। इसके बाद आता है तीसरा, शास्त्र ज्ञान, जिसमें तर्क, सिद्धांत और अकादमिक समझ शामिल है। और पारंपरिक शिक्षा सीधे यहीं से शुरू करने की कोशिश करती है और इसीलिए अक्सर असफल होती है। लर्नोग्राफी कहती है कि पहले कर्म करो, शास्त्र अपने आप समझ आने लगेगा। गणित का सवाल हाथ से हल करो तो उसके पीछे का सिद्धांत भी दिमाग में बैठ जाएगा। ये तो बहुत दिलचस्प है, यानी प्रैक्टिकल से थ्योरी की ओर जाना, न कि थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर। और बाकी दो ज्ञान कौन से हैं? चौथा है आत्मज्ञान, इंट्यूटिव नॉलेज, मतलब बिना तर्क के पैदा होने वाली आंतरिक समझ या अंतर्ज्ञान। और पांचवा है परम ज्ञान, जो सार्वभौमिक सत्य से जुड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है। तो लर्नोग्राफी का उद्देश्य है कर्म ज्ञान की नींव पर एक ऐसी इमारत खड़ी करना जो इन सभी स्तरों तक पहुंचे और व्यक्ति का समग्र विकास करे। इस मॉडल का दृष्टिकोण तो बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। स्रोतों में ये भी दावा किया गया है कि इस तरीके से 20 साल की उम्र तक पूरी शिक्षा खत्म की जा सकती है। हाँ। और यहाँ तक कि ADHD या ऑटिज्म जैसी सीखने की चुनौतियों वाले बच्चों को भी मदद मिल सकती है। ये कैसे संभव है? हाँ, ये दावा बहुत बड़ा है, पर इसके पीछे का तर्क फिर से दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। जब सीखना मस्तिष्क के प्राकृतिक मोटर सर्किट के साथ जुड़ता है तो ये कई संज्ञानात्मक बाधाओं को पार कर जाता है। अच्छा। ये सीखने को बहुत ज्यादा कुशल बना देता है, जिससे कम समय में अधिक गहराई से सीखा जा सकता है। क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि दिमाग के कौन से हिस्से इसमें खास तौर पर शामिल होते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत दिलचस्प है। इसमें कुछ प्रमुख हिस्सों का उल्लेख है, जैसे बेसल गैंग्लिया। ये क्या करता है? ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो आदतें बनाता है। जब हम बार बार कोई काम करते हैं तो बेसल गैंग्लिया उस पैटर्न को पकड़ लेता है और उसे ऑटोमेटिक बना देता है। लर्नोग्राफी पढ़ाई को इसी आदत बनाने वाले सर्किट में डाल देती है। अच्छा, तो इसलिए साइकिल चलाने जैसी चीजें हमें हमेशा याद रहती हैं। एकदम सही। फिर है सेरिबेलम, जो हमारे मोटर स्किल्स में सटीकता और समन्वय लाता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है सबस्टेंशिया नाइग्रा। उसका क्या काम है? ये डोपामाइन पैदा करता है, जो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा और इनाम की भावना से जुड़ा है। जब कोई बच्चा अपने हाथ से कुछ बनाता है या कोई समस्या हल करता है, जो उसे खुशी मिलती है, वो डोपामाइन की वजह से होती है। हाँ। और ये उसे और सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो इन सभी स्रोतों का सार ये है कि सिस्टम लर्नोग्राफी सिर्फ एक नया टीचिंग मेथड नहीं है, बल्कि ये शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में फिर से परिभाषित करने का एक साहसिक प्रयास है। बिल्कुल। ये सीखने को जानकारी के निष्क्रिय ग्रहण से बदलकर मस्तिष्क में सीधे ज्ञान को स्थापित करने की एक सक्रिय इंजीनियरिंग प्रक्रिया बनाता है। इसका केंद्रीय संदेश एक वाक्य में कहा जा सकता है: टीचिंग को मैनेज करना बंद करें और लर्निंग को इंजीनियर करना शुरू करें। ये छात्रों को ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के बजाय अपनी क्षमता के सक्रिय निर्माता बनने का अधिकार देता है। ये छात्रों को सिर्फ सूचित नहीं करता, बल्कि उन्हें बदल देता है, उन्हें सीखने के लिए सक्षम बनाता है। इन स्रोतों में ज्ञान हस्तांतरण को किताब से मस्तिष्क तक, बुक टू ब्रेन के रूप में बहुत खूबसूरती से वर्णित किया गया है। ये वाकई सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा करता है, जो हमारे श्रोताओं के सोचने के लिए है। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी लगातार बदल रही है और AI एक नया, कभी न खत्म होने वाला ज्ञान का स्रोत बन रहा है, भविष्य का सोर्स पेज कैसा दिखेगा? और उस असीम जानकारी को प्रोसेस करने के लिए हमारे ब्रेन पेज को कैसे और कितना अनुकूलित होने की आवश्यकता होगी।